हेलो बच्चों, स्वागत है कक्षा 10 प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 1 को आज सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना है। ठीक है ना। तो पहली संख्या कौन सी है? पहले लेते हैं, ये जो हो जाएगी 140। इसको हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। देखिए 140, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, कितने बार जाएगा? 7 बार। 0 फिर जाएगा 35 बार। अब किसका जाएगा? 5 का जाएगा। 7 पंजा 35, अब 7 का, ठीक है ना। पीछे बच गया 1। अब 140 के अभाज्य गुणनखंड के कैसे बनेंगे? इसकी 2 × 2 फिर 5 × 7 ये हो जाएंगे, ठीक है ना। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की घात 2 × 5 × 7, ठीक है ना। अब 156 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए 156 किसका भाग जाएगा? पीछे सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा। सबसे पहले 7 दूनी 14, 1 बचा, 8 दूनी 16, ठीक है ना। फिर 2 का जाएगा, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 9 दूनी 18, ठीक है ना। अब जाएगा 3 का, ठीक है ना। 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब किसका चला जाएगा? 13 का ही जाएगा। 13 एकम 13। इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 × 2 × 3 × 13, या फिर इसको लिख सकते हैं हम 2 की घात 2 × 3 × 13। अब अगली संख्या कौन सी है? 3825, ठीक है ना। अब इसको देखिए 3825, इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं क्योंकि पीछे 5 है। और योग करके देखते हैं, 8 × 3 कितने हो जाएंगे? 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 जो है 3 के भाग के अंदर आता है, तो इसमें 3 का भाग जाएगा। तो 3 का भाग देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, पीछे बच गया 2, 2 के पीछे 2 उतारेंगे तो हो जाएगा 22, तो 7 या 21, 1 यहाँ बचा, फिर 5 को उतारेंगे 15 हो जाएंगे, तो 3 पंजा 15। फिर 3 का और जाएगा, 4 × 3 12, 3 दूना 6, 1 बच गया, पीछे ये जाएंगे 15, 3 पंजा 15, ठीक है ना। अब जाएगा 5 का, ठीक है ना। ये हो जाएगा 8 पंजा 40, पीछे बच गया 2 पचम 25, ठीक है ना। फिर 5 का एक और जाएगा, 5 एकम 5, 3 बच गया, 7 पंजा 35। अब जाएगा 17 का, 17 एकम 17। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 3 × 3, 5 × 5 × 17, ठीक है ना। या फिर इसको लिख सकते हैं 3 की घात 2, 5 की घात 2 और × 17, ठीक है ना। अब अगली संख्या है 5005, ठीक है ना। अब 5005 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इसके अंदर 5 का ही भाग जाएगा क्योंकि पीछे 5 है, ठीक है ना। योग करने पर 10 आता है, तो 10 3 के पहाड़े में नहीं आएगा, 3 का भाग भी जाएगा नहीं, तो 5 एकम 5, ठीक है ना। ये हो जाएगा, 5 का भाग जाएगा। अब जाएगा 7 का, ठीक है ना। 7 एकम 7, यहाँ 3 बच गए, 3 के पीछे 0 में 30, 7 चौक हो जाएंगे 28, पीछे बच गए 2, 2 के पीछे 1 तो 21 हो जाएंगे, तो 7 या 21, ठीक है ना। अब जाएगा 11 का, ठीक है ना। 11 एकम 11, 3 बच के 33 हो जाएंगे ये, तो 11 या 33। फिर जाएगा 13 का, पीछे आ गए A। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? देखिए 5 × 7 × 11 × 13, ठीक है ना। अब अगली संख्या कौन सी है? 7429, ठीक है ना। इसको नीचे करते हैं, ये देखिए
7429 के अभाज्य गुणनखंड, इसके अंदर किसका भाग जाएगा, इसके अंदर 17 का भाग जाएगा सीधा, ठीक है ना। इससे पहले किसी का भाग जाने वाला नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें कितनी बार जाएगा, 11 का भाग जाएगा, 17 का भाग जाएगा 4 बार, 17 चौक 68 हो जाएंगे, ठीक है ना। पीछे बचेंगे इसके अंदर 6, फिर इसको 2 उतारेंगे तो 62 हो जाएगा, फिर जाएगा 3 बार, 17 51, फिर बच जाएगा 11 के पीछे 9 हो जाएगा 119 हो जाएगा, फिर जाएगा 7 बार, फिर आ जाएंगे 437। अब इसके अंदर बाहर जाएगा 19 का, ठीक है ना। 19 दूना 38, ठीक है ना। 19 दूना 38 हो जाएगा, पीछे बच जाएंगे ये 5 और 7, तो 19 या 57 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर जाएगा 23 का ही भाग जाएगा, 23 अभाज्य संख्या किसी और का भाग जाता नहीं, 23 का जाएगा, तो 7429 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 17 × 19 × 23, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैंने पांचों जो इसके अंदर पहले प्रश्न के अंदर पांचों संख्या दे रखी है उनका गुणनखंड करा दिए, और इसी के साथ ये आपका पहला प्रश्न 2 का प्रश्न संख्या 2 को सोल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। यानी इसका कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि कोई संख्या होगी, माना कि ये पहली संख्या है तथा ये दूसरी संख्या, ठीक है ना। इन दोनों का जो गुणा होता है वो इन दोनों संख्याओं का जो है एचसीएफ होता है तथा जो एलसीएम होता है इन दोनों के गुणा के ये जो है बराबर होता है। हमें यही सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये पहली संख्या लेते हैं 26 और 91, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसके हम गुणनफल ज्ञात करते हैं, ठीक है ना, गुणनखंड, ठीक है ना, सॉरी। तो गुणनखंड कैसे ज्ञात करना है, 26 और 91 के हमें जो है फैक्टर्स जो है ज्ञात करने हैं। देखिए सबसे इधर देखिए 26 के करते हैं गुणनखंड करते हैं। देखिए 2 का हो जाएगा 13, ठीक है ना। 2 का तो 26 में 13 वाला भाग जाएगा, फिर 13 में 13 का ही जाएगा, तो इसके हो जाएंगे गुणनखंड 2 × 13। और 91 के देखिए 91 में किसका भाग जाएगा, 2 का जाएगा नहीं, ठीक है ना। और 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का जाएगा नहीं, 5 का भी नहीं जाएगा, तो किसका जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि 3 का नहीं जा रहा तो 6 का भी नहीं जाएगा। तो अब इसके अंदर भाग जाएगा 7 का, ठीक है ना। 7 एकम 7, पीछे बच गए 2, 7 या 21, फिर बच गए 13, 13 में 13 का ही भाग जाए, तो इसके हो जाएंगे गुणनखंड 7 × 13, ठीक है ना। तो अब इनका एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों संख्याओं में इनके जो भी दोनों 26 और 91 के जो गुणनखंड आए हैं, इन दोनों में जो कॉमन है वो होता है एचसीएफ। दोनों में कॉमन क्या है, ये हो जाएगा 13, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि दोनों की जो भी सबसे छोटी घात, जैसे कि 13 है, 13 की सबसे इसमें एक ही घात है, इसके अंदर इसकी एक घात है और इसकी एक घात, इसके सबसे छोटी घात कितनी, एक ही है 13 की, तो ये हो जाएगा 13, ठीक है ना। और एलसीएम में ये सभी संख्या आ जाएगी, या फिर कह सकते हैं अधिकतम घातें हैं। जैसे कि 2 है तो 2 की अधिकतम घात यहीं 1 है, यहाँ कहीं है नहीं, तो ये आ जाएगा 2। 13 की कितनी है, एक ही घात है और 7, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इनको गुणा करते हैं, ठीक है ना। तो इनको गुणा करने पर आएगा हमारा 182, ठीक है ना। अब हमें क्या सिद्ध करना है कि पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या का गुणा बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर। तो हम ये करके देखते हैं, ठीक है ना। तो पहली संख्या कौन सी है, 26 × 91 बराबर एचसीएफ क्या है, 13 × 182। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो हमें यही तो सिद्ध करना है, ठीक है ना। अब देखिए 26 और 91 का गुणा करने पर कितना आएगा, देखिए 91 करके देख लेते हैं। ये 91 × 26, 6 कम 6, 6 9 54, 2 एकम 2, 9 दूना 18, ठीक है ना। ये आ गया 6, ये 6, 8 5 13, 8 लग गई 1 2, हो जाएगा 33,
66, ठीक है ना। तो ये आ गया 23 66, ठीक है ना। और इनका भी गुणा करके देखते हैं, 182 इंटू 13, ठीक है। ये हो जाएगा 3 दूना 6, ठीक है ना। छोटे छोटे गुणा करना है, 3 दूना 6, हो गया 8 तिया 24, सांस लगी 2, 3 एकम 3 2 5, ये आ जाएगा 2 8 1, इनको जोड़ देते हैं 6 6, ये हो जाएगा 13, सांस लगी 23 66। तो ये देखिए दोनों संख्याओं का गुणा एंड एचसीएफ और एलसीएम गुणा जो है दोनों बराबर है, यही हमें प्रश्न में कह रहा है, ठीक है ना। अब अगली संख्या क्या है, अगली संख्या है हमारी है, देखिए 510 और 92, ठीक है ना। ये आ जाएगी 500, एक मिनट में ऊपर, ये आ गए 510 व 92, ठीक है ना। अब इन 510 के गुणनखंड और 92 के गुणनखंड करते हैं, ठीक है ना। ये देखिए इसके 510 के करते हैं। देखिए 2 का भाग जाएगा सबसे पहले, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ठीक है ना। अब किसका भाग जाएगा, 3 का जाएगा, 8 तिया 24 और 3 पंजा 15, ठीक है ना। अब किसका भाग जाएगा, अब 5 का भाग जाएगा, 3 का जाने वाला नहीं है तो 5 का देखते हैं, 5 एकम 5, पीछे बच गए 3, 35 हो गए, 7 पंजा 35, ठीक है ना। अब जाएगा 17 का, पीछे बच गए 1, तो इसके गुणनखंड हो गए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब 92 के करते हैं, सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 4 बार, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, ठीक है ना। फिर 2 का जाएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 23 एक अभाज्य संख्या, इसलिए इसमें 23 का ही भाग जाएगा, एक बार गया, ठीक है ना। तो इसके हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है ना। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की घात 2 इंटू 2 की घात सॉरी ये 23, ठीक है ना। इनमें एचसीएफ ज्ञात करना, ठीक है ना। एचसीएफ क्या होता है, दोनों संख्याओं में इन दोनों गुणनखंडों में जो कॉमन हो या फिर लघुत्तम घात, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो, इन सब की घात एक एक ही है, इन दोनों में कॉमन क्या, 2 कॉमन है, और इसकी इन 2 की जो है सबसे छोटी घात कौन सी है, तो 2 की घात 1 ही है, तो ये 2 की घात 1 यानी, या फिर कह सकते हैं सिर्फ इसका 2 ही होगा, क्योंकि दोनों में और कोई कॉमन है नहीं, ठीक है ना। अब एलसीएम अधिकतम घातें होती है, जैसे कि सबसे पहला आएगी 2 की अधिकतम घात कितनी है 2, ठीक है ना। तो ये 2 को 2 लिख देते हैं। फिर 3 की 1 ही घात है तो 3, 5 की भी 1 है 17, और इंटू ये हो जाएगा पीछे 23, ठीक है ना। इन सब को गुणा करते हैं, इन सब को गुणा करने पर कितना आएगा, देखिए 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजा 60। अब 60 को करते हैं 17 से गुणा, ठीक है। ये हो जाएगा 7 संग 42, 7 लगी 4, 6 कम 6 6 4 10 10, ये हो जाएगा 1020। अब इसको करते हैं 23 से गुणा, ठीक है ना। 23 से गुणा करते हैं जना 0 6 3, ठीक है ना। फिर 0 4 0 2, तो ये आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा कितना, 23,460 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आ जाएगा अपना एलसीएम 460, ठीक है ना। ये आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, पहली संख्या का दूसरी संख्या से गुणा बराबर हमें एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये हमें इनसे सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो पहली संख्या देखिए, ये आगे देखिए, ये देखिए अब क्या करना था, संख्या कौन सी थी हमारी, संख्या थी 510 इंटू 92, ठीक है ना। और इनका जो है एचसीएफ आया था 2 इंटू एलसीएम आया था 23,460। इन दोनों को गुणा करके देखना है क्या ये दोनों बराबर है या नहीं, ठीक है ना। तो इनको गुणा करके देखते हैं, इधर देखते हैं 510
10 और 92 का गुणा करते हैं तो आ जाएगा 0 2 5 दूनी 10 इंटू ये 0 9 कम 9 9 पंजा 45, ठीक है ना। 0 2 9 6 45, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 46,920। इनको गुणा करके देखते हैं। 23,460 को 2 से गुणा करते हैं। 0 6 दूनी 12 हाथ लगी 1 4 दूनी 8 1 9 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। तो ये भी 46,920। इसका मतलब ये दोनों बराबर आ गई है, ठीक है ना। और हमारी इसमें दूसरे प्रश्न में तीसरी संख्या कौन सी थी? 336 और 54, ठीक है। ये हमारी संख्या थी। इनके अब गुणनखंड करते हैं 336 और 54 के, ठीक है। अब इधर देखिए 336 के हम गुणनखंड कर रहे हैं। 336 के गुणनखंड करने पर देखिए 2 का भाग जाएगा, 2 1 कम 2 6 दूनी 12 8 दूनी 16 8 दूनी 16 4 दूनी 8 फिर कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 2 दूनी 4 फिर जाएगा 21 और अब जाएगा 3 का 7 फिर 7 इसके हो जाएंगे कितने देखिए 1 2 3 4 यानी हम 2 की घात 4 भी इस पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर आ जाएगा 2 की घात 3 2 की घात 7 सॉरी ये 2 की घात 4 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। अब करते हैं 54 के। 54 का जाएगा 2 दूनी 4 7 दूनी 14 तो 3 का भाग जाएगा 9 3 27 3 3 9 ऐसे से हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे देखिए इसके क्या गुणनखंड हो जाएंगे 2 की घात 1 हो जाएगी। 3 की कितनी घातें हैं 3 है 3 की घात 3 या फिर 3 को 3 बार गुणा करके भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इनका एचसीएफ क्या होता है लघुत्तम घात जो इनमें दोनों में कॉमन होती है। इसमें 2 को देखते हैं तो 2 की सबसे छोटी घात कितनी 1 है तो 2 आएगा और 3 की सबसे छोटी घात इस पे 1 है ना इस पे 3 है तो सबसे छोटी घात याद करना होती है एचसीएफ तो हो जाएगा ये 3 तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 6, ठीक है ना। अब आएगा एलसीएम। एलसीएम हमारे होता है अधिकतम घातें हैं तो 2 की घात 4 2 को 4 बार लिख देते हैं। फिर 3 की अधिकतम घात 3 है 3 को 3 बार लिख देते हैं। फिर 7 इन सबको गुणा करने पर हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है ना। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, ठीक है। अब 16 को ये हो गए 16 ये हो जाएंगे 3 तिया 9 9 तिया 27, ठीक है ना। इनको 27 से गुणा करते हैं देखिए ये हो जाएगा 7 संग 42 हाथ एकम हाथ 4 11 इंटू 16 दूना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 3 2 इसको 7 से गुणा करते हैं तो आ जाएगा 7 दूनी 14 हाथ लगी 1 7 या 21 21 सन 2 सॉरी 21 सन 1 22 हाथ लगी 2 हाथ चौक 28 सन 2 30, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम 3024। अब देखिए अब इन दोनों संख्याओं का गुणा 336 और 54 इन दोनों का गुणा करने पर जो इनका जो एचसीएफ 6 आया है तथा एलसीएम 3024 आया है क्या इन दोनों का गुणा बराबर है या नहीं हमें यही सिद्ध करना, ठीक है ना। अब देखिए 336 को हम गुणा करते हैं 54 से, ठीक है ना। कितने आ जाएगा 6 चौकों 24 हंसला की 2 4 3 12 12 2 14 हंसला की 1 4 3 12 1 13, ठीक है ना। फिर हो जाएगा गुणा 6 पंजोरी 30 हंसला की 3 3 पंजा 15 15 3 हो जाएगा 18 हंसला की 1 3 पंजा 15 1 16, ठीक है ना। ये हो जाएगा 4 4 8 3 11 हंसला की 1 ये हो जाएगा 8 ये हो जाएगा 1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कितना 18 144 और इनका गुणा करने पर कितना होगा 6 चौकों 24 हंसला की 2 6 दूनी 12 12 2 14
और 6 3 18, ये दोनों बराबर आ गए और हमें ये सिद्ध करना था। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 3 में पहला प्रश्न है 12 और 15 और 21, इनके हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 12 के गुणनखंड करते हैं। तो 12 के गुणनखंड हमने यहाँ पे किए। देखिए सबसे पहले 12 में 2 का भाग दिया 6 बार गया, फिर 2 का भाग दिया 3 बार गया, फिर 3 में 3 का भाग 1 बार गया। तो यहाँ 2 बार आया है तो 2 की घात 2 लिख दी हमने, 3 एक बार आया तो हमने 3 लिख दी। ठीक है ना। अब 15 के गुणनखंड करते हैं हम। देखिए 15 के गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले 2 का भाग इसमें जाएगा नहीं, तो 3 का भाग जाएगा, 3 पंजा 15, फिर 5 का जाएगा, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो इसके हमारे गुणनखंड हो जाएंगे 3 × 5 हो जाएंगे। अब करते हैं 21 के। 21 में सबसे पहले किसका भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, फिर 7 में 7 का ही भाग जाएगा। ठीक है ना। तो हो जाएंगे ये 3 × 7। ठीक है ना। अब एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है कि इनके अंदर जो भी संख्या है इसके अंदर कॉमन कौन सी संख्या है। ठीक है ना। तो कॉमन इसके अंदर देखिए 2 इसमें है तो 2 इसमें नहीं, इसमें भी नहीं है। 3 को देखिए 3 इन तीनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है ना। तो 3 इसका एचसीएफ हो जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं इनमें जो भी है लघुत्तम घातें जिसकी होती है, जिसकी यहाँ पे 3 की घात 1 ही है, यहाँ पे भी 3 की घात 1 है और यहाँ पे भी 3 की घात 1 है। तो ये लघुत्तम घात ही हमारी क्या होती है, एचसीएफ होती है। ठीक है ना। अब देखिए एलसीएम। एलसीएम में इसमें सभी संख्याएं आ जाएगी या फिर कह सकते हैं अधिकतम घातें। 2 की यहाँ पे अधिकतम घात कितनी, 2 है तो 2 को 2 बार लिख देते हैं। फिर 3 की कितनी अधिकतम घात हैं, 1 ही है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 3 को 3 बार नहीं लिखेंगे। ठीक है ना। इसकी अधिकतम घात 1, इसमें सब में कॉमन है अधिकतम घात, तो यही लिखेंगे। ठीक है ना। फिर 5 आ जाएगा, फिर आ जाएगा ये 7, इनको गुणा कर देते हैं। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजो 60, 60 आ जाएंगे। फिर 60 को 6 और ये देखिए 60 × 7 करते हैं, 7 संग 42, ये पीछे 0 आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 420। ठीक है ना। अब आगे देखिए, आगे है दूसरी संख्या। दूसरी संख्या कौन सी है, दूसरी हो जाएगी 17, 23 और 29। ठीक है ना। तो इनके भी हम गुणनखंड करते हैं, 17, 23 और गुणनखंड ये 29। ठीक है ना। तो देखिए इन संख्याओं को देखने से पता चल रहा है कि अभाज्य संख्या हैं, इनमें इनके कोई खंड नहीं होंगे ना। तो इनके इसके अंदर 17 के अंदर 17 का ही भाग जाएगा, तो 23 के अंदर 23 का ही भाग जाएगा और 29 के अंदर 29 का भाग जाएगा। ठीक है। अब देखिए इनका एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, इसके अंदर जो भी कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है। अब देखिए इन तीनों में कोई भी कॉमन नहीं है। जिसके अंदर कोई भी संख्या कॉमन नहीं होती है ना, तो उसका एचसीएफ हमेशा देखना क्या होता है, 1 होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं एलसीएम। एलसीएम में ये सभी संख्या आ जाएगी 17 × 23 × 29। ठीक है ना। तो इनको गुणा करने पर कितना आएगा, 11 33 9, ये इनका। अब आगे देखिए कि प्रश्न 3 के अंदर तीसरा पॉइंट क्या है, 8 9 और 25 की हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले 8 के गुणनखंड करते हैं, फिर 9 के करते हैं, फिर 25 के करते हैं। ठीक है ना। तो 8 के हो जाएंगे, देखिए 2 का भाग जाएगा 4 बार, फिर 2, फिर 4 में 2 का भाग 2 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 1, तो यहाँ आ जाएगा 2 की घात 3। फिर 9 के अंदर 3 का भाग जाता है, 3 तिया 9, फिर 3 का भाग 1 आ जाएगा, फिर 3 की घात यहाँ 2। फिर यहाँ पे देखिए 25 के अंदर 5 का भाग जाता है, 25 5 बार जाएगा, फिर 5 का जाएगा 1 बार। ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा 5 की घात 2। ठीक है ना। तो फिर देखिए यहाँ पे एचसीएफ देखेंगे तो तीनों में कोई कॉमन नहीं है, इसलिए जिसके अंदर जिस संख्याओं के अंदर कोई कॉमन नहीं होता उनका एचसीएफ 1 होता है। और एलसीएम अधिकतम घातें हैं, सभी संख्याओं की अधिकतम घातें हैं। तो 2 की घात 3 तो 2 की घात 3 हो जाएगा ये, फिर 3 की घात 2 है तो ये 3 की घात 2, 5 की घात 2 तो ये 5 की घात 2। अब गुणा करते हैं,
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, ये जो 8 हो जाएंगे और ये 3 3 9, तो ये 8 और 9 जो गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 8 और 9 को गुना करते हैं 72 आ जाएगा और ये आ जाएगा 25, ठीक है ना। अब इनका गुणा करते हैं, ठीक है ना, तो गुणा करते हैं, देखिए यहाँ पे 72 इंटू 25 करते हैं, 5 दूनी 10, 7 लगी 1, 7 5 35, 1 36, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 7 दूना 14, ठीक है ना। इनको जोड़ते हैं 0 6 4 10, 7 लगे 1, ये हो जाएगा 3 1 4 4 8, ये हो जाएगा 1800, इसका एलसीएम हो जाएगा 1800 और एचसीएफ हो जाएगा 1, ठीक है। 4 देखते हैं क्या कह रहा है कि एचसीएफ दे रखा है 306 और 657 की दो संख्या हैं, इनका जो है एचसीएफ दे रखा है 9 और हमें जो है एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि प्रथम संख्या का गुणा तो दूसरी संख्या पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम का गुणा, ठीक है। तो पहली संख्या हो जाएगी 306, दूसरी हो जाएगी 657 बराबर एचसीएफ दे रखा है 9 और एलसीएम दे रखा है, एलसीएम हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो 9 जो इधर गुणे में इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा 306 इंटू 657 बटा 9 बराबर एलसीएम। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 का भाग जाएगा, इसका भाग देते हैं 9 तिया 27, 27 पीछे बच गया 3, 4 नम 36, ठीक है ना, इंटू 657 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है ना। अब इनको दोनों को गुणा करते हैं, 657 को 34 से गुणा करने पर 5 चौक 28, 8 लगी 2, 4 पंजा 20, 20 और 2 22, 8 लगी 2, 6 चौक 24, 24 2 26 इंटू यह गुणा तो 7 या 21, 8 लगी 2, 3 पंजा 15 2, 17, 8 लगी 6 18 1 19, ठीक है ना। तो इसका आ जाएगा 8, इनको जोड़ते 3, इनका आ जाएगा 13, 8 लगी 1, ये देंगे 12, 8 लगी 1, फिर आ जाएगा 2, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 22,338, ठीक है ना। एक बार फिर से देख लेते हैं, क्या एचसीएफ दे रखा था 306 और 657 का 9 और हमें एलसीएम ज्ञात करना था। तो ऐसा आने पर देखिए एक पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा जो है हमारा एचसीएफ और एलसीएम के हमेशा बराबर होता है। तो जो दे रखा है 306 और दूसरी संख्या 657 का दोनों का गुणा बराबर, ये हमारा एचसीएफ गुणा एलसीएम। इसका पक्षांतर करने पर ये 9 आ जाएगा बट्टे में, 306 इंटू 657 बट्टा 9, 9 को 306 में भाग देने पर 34 आएगा, 34 इंटू 657 को गुणा करने पर हमारा जो है एलसीएम आ जाएगा और एलसीएम इनको गुणा करने पर 22,338 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला प्रश्न। संख्या 5 को हल करते हैं। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 5, ये जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या, ठीक है ना। तो हमें कोई संख्या दे रखी है जिसकी घात जो है 6n है और n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। और प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है आपको पता होनी चाहिए। प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से शुरू होती 1 2 3 और 4 और जो अनंत तक चलती हैं वो होगी, ठीक है ना। अब देखिए इसका हल करते हैं कि जो संख्याएं 0 पर जो है समाप्त होती हैं तो उसके जो है अभाज्य गुणनखंड जो है 2 इंटू 5 के रूप में होते हैं।
कहने का ये मतलब है कि जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड के अंदर ये 2 और 5 का अगर जोड़ा आ जाता है तो वो संख्या 0 पर समाप्त होगी। अगर किसी के अभाज्य गुणनखंड के अंदर 2 और 5 का अगर जोड़ा नहीं आता है तो वो 0 पर कभी भी समाप्त नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो यही हमें सिद्ध करना है। अब देखिए 6 की घात n हमें ये प्रश्न में दे रखा है और हमें इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, ठीक है ना। अब देखिए 6 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 का भाग देते हैं 3 बार जाएगा, फिर 3 का भाग देते हैं 1 बार, ठीक है ना। फिर इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 की घात 3, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख रखा है कि जो संख्याएं 0 पर समाप्त होती हैं उसके अभाज्य गुणनखंड जो है 2 × 5 के रूप में होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे जो अभाज्य गुणनखंड है 2 × 3 के अंदर है, ठीक है ना। और इसका n जो है इसकी घात लिख देते हैं n, ठीक है ना। तो इसके अभाज्य गुणनखंड के अंदर 2 × 3 आया है, इसलिए ये जो संख्या है 6 की घात n कभी पर 0 पे समाप्त नहीं होगी। तो हम इसको लिख लेते हैं 6 की घात n जो है इसके किसी भी मान यानी n का कोई भी मान यहाँ पे रखते हैं फिर भी हमारे ये 2 × 3 ही आएगा, 2 × 5 का जो है जोड़ा कहीं पे भी नहीं आने वाला, ठीक है ना। तो 6 की घात n किसी की मान n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है ना। और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर 2 × 3 आ रहा है और 0 पर आने की शर्त क्या है, उसके अंदर 2 × 5 का जोड़ा आना ज़रूरी है, ठीक है ना। ये इसका हल होगा। क्या 6 को आज हल करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 जो है भाज्य संख्याएं क्यों है। यानी इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन जो कह रहा है कि ये जो संख्याएं दे रखी है भाज्य तो है लेकिन भाज्य क्यों है, ठीक है ना। तो हमें ये भाज्य सिद्ध करनी है। तो भाज्य संख्याएं होती कौन सी है जिसके, देखिए यहाँ पे इसका हल करते हैं, इसका हल लिखते हैं। भाज्य संख्याएं कौन सी होती है, भाज्य संख्याएं वे होती है जिनके गुणनखंड में जो उसके फैक्टर है 2 से ज़्यादा हो, ठीक है ना। उसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो, ठीक है ना। अब इन संख्याओं को हल करके देखते हैं। 7 × 11 × 13 + 13, ठीक है ना। अब इसमें से 13 कॉमन लेते हैं तो 7 × 11 × यहाँ पे 1 बचेगा प्लस यहाँ पे भी 1 बचेगा, ठीक है, क्योंकि 13 कॉमन आ गया, ठीक है ना। अब देखिए 13, अब 7 को 11 से गुणा करेंगे 77, 77 को 1 से गुणा करेंगे तो भी 77 ही आएगा, 77 + 1, ठीक है ना। अब 13 × ये हो जाएगा 78 और इनके अंदर इसका गुणनखंड 1 भी होता है, ठीक है ना। साथ में दो संख्याओं कोई संख्या होती है उसके साथ 1 तो हमेशा ही उसके अंदर समाहित होगा, ठीक है ना। तो देखिए इसके गुणनखंड जो है 1 2 3 आ गए तो ये हमारे सिद्ध हो गई क्या, ये एक भाज्य संख्या है। अतः यहाँ पे लिख देंगे, अतः दी गई संख्या के गुणनखंड में क्या है कि 2 से अधिक संख्याएं आई है, इसलिए ये क्या है कि भाज्य है, ठीक है। इसी तरह जो दूसरी संख्या हमारी दे रखी है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, ठीक है ना। इसको भी सिद्ध करना है कि ये भाज्य क्यों है, ठीक है ना। तो इसके अंदर से
कॉमन लेते हैं 5। कॉमन वही लेना है जो प्लस के आगे लिखा हुआ है, ये +13 +5, ठीक है ना। अब देखिए 7 × 6, यहाँ 5 कॉमन आ गया तो 1 बच जाएगा इसकी जगह। 4 × 3 × 2 × 1 +1, ये 5 कॉमन है, यहाँ पे 1 बच गया, ठीक है ना। अब 5, ठीक है ना। अब इनका गुणा करते हैं। गुणा करने पर इनका जो आएगा 1008 आएगा। आप गुणा कर लेना ताकि वीडियो लंबा ना खींचे, ठीक है ना। और +1, ठीक है ना। अब इसके भी 5 × इनको जोड़ेंगे तो 1009 आ जाएगा। और इसके भी गुणनखंड में 1 हमेशा समाहित रहता है, तो इसके भी गुणनखंड देखिए 1 2 3 आ गए, ठीक है ना। तो ये भी एक भाज्य संख्या होगी। और इसके नीचे भी ये सेम टू सेम लाइन लिखनी है, क्या कि दी गई संख्या के गुणनखंड में 2 से अधिक संख्याएं आई है, इसलिए ये भी एक भाज्य होगी, ठीक है ना। इसी के साथ ये होता है हल समाप्त। 7 को हल करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार एक पथ है और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को जो है 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए कोई ये एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। इस पे एक सोनिया है और एक जो है रवि है, ठीक है ना। सोनिया जो है वो आती है 18 मिनट में और रवि आता है 12 मिनट में, चक्कर निकाल देता है, ठीक है ना। तो दोनों जो है इस चक्कर का निकालने पर एक ही स्थान पर कितने समय के बाद में मिलेंगे। तो ऐसे सवालों में हमें ज्ञात करना होता है एलसीएम, ठीक है ना। अब देखिए 18 और 12 का हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। 18 और 12 का हम एलसीएम ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग जाएगा 18 में 9 बार, 12 में भाग जाएगा 6 बार। फिर 2 का भाग देते हैं तो 9 में जाएगा नहीं, तो 9 को ऐसे कैसे लिख देते हैं, 6 में जाएगा 3 बार। अब भाग जाएगा 3 का, 3 तिया 9, 3 का भाग जाएगा 1 बार। फिर आएगा 3 तिया 3 एकम 3, ठीक है ना। अब देखिए इनका एलसीएम हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 3, तो 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 तिया 36। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः सोनिया व रवि पुनः जो को है प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट के बाद मिलेंगे। यही हमारा आंसर होगा।